नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज हिंदी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद से ही अडानी ग्रुप लगातार चर्चा में है और उन पर कई तरह के आरोप भी लगाए गए हैं, जिसकी वजह से कई महीने से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अडानी ग्रुप के ही चर्चे हो रहे हैं। तमाम आरोपों के बाद भी अडानी ग्रुप पर शेयर धारकों का भरोसा बढ़ता ही गया है। जैसा कि आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे तमाम आरोपों के बाद भी अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई थी, तो वहीं आज के इस वीडियो में भी हम आपको द इंडियन एक्सप्रेस के एक बड़े खुलासे के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हां, द इंडियन एक्सप्रेस का एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जहां ईडी ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट और उसके बाद मार्केट क्रैश की शुरुआती जांच के बाद निष्कर्ष निकाला है कि टैक्स हेवन में स्थित विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और विदेशी संस्थागत निवेशकों जैसे कि एफपीआई, एफआईआई सहित एक दर्जन कंपनियां शॉर्ट के शीर्ष लाभार्थी हैं। कौन कौन सी वो कंपनियां हैं आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे। ईडी के अनुसार, जिसने जुलाई में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के साथ अपने निष्कर्ष साझा किए थे, इनमें से कुछ शॉर्ट सेलर्स ने कथित तौर पर 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट प्रकाशित होने से 2-3 दिन पहले ही पोजीशन ले ली थी। घरेलू निवेशकों के साथ साथ सेबी के साथ पंजीकृत एफपीआई और एफआईआई को सेबी रेगुलेटेड शॉर्ट सेलिंग की अनुमति देता है और मानता है कि कांस्टेंट इफेक्टिव वैल्यू सर्च को विकृत कर सकते हैं। प्रोमोटरों को कीमतों में हेरफेर करने की बेरोक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और इसके विपरीत हेरफेर करने वालों का पक्ष लेते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया था कि 12 कंपनी ने 40,000 करोड़ का मुनाफा कमाया था, लेकिन जब ईडी ने इसकी जांच करी तो जांच में सामने आया कि जो 12 कंपनी थी वो अलग अलग देश की थी, जिसमें एक विदेशी बैंक की भारतीय शाखा है तो दूसरी तरफ 4 मॉरिशस में और एक फ्रांस, हांगकांग, कैमेन द्वीप, आयरलैंड और लंदन में स्थित है। उन्होंने कहा है कि किसी भी एफपीआई और एफआईआई ने आयकर अधिकारियों को अपनी ओनरशिप स्ट्रक्चर का खुलासा नहीं किया है। उदाहरण के लिए एक को जुलाई 2020 में शामिल किया गया था और सितंबर 2021 तक उसकी कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं थी, और सितंबर 2021 से मार्च 2022 तक 6 महीने की छोटी अवधि में 31,000 करोड़ रुपए के कारोबार पर 1,100 करोड़ रुपए की आय का दावा किया गया। एक अन्य ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप जो भारत में एक बैंक के रूप में काम करता है, जिसने केवल 122 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन एक एफआईआई के रूप में बिना किसी आयकर के 9,700 करोड़ रुपए की भारी आय अर्जित की। केमैन आइलैंड एफआईआई की मूल कंपनी जो दर्जनों शीर्ष लाभार्थियों में से एक है, जिसे अंदरूनी व्यापार का दोषी माना था और अमेरिका में $1.8 बिलियन का जुर्माना अदा किया था। दरअसल इस एफपीआई ने 20 जनवरी को अडानी ग्रुप के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन ली थी। 23 जनवरी को इसे और बढ़ा दिया गया। मॉरिशस स्थित एक अन्य फंड ने पहली बार 10 जनवरी को शॉर्ट पोजीशन ली थी। टॉप शॉर्ट सेलर्स में 2 भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। एक नई दिल्ली में रजिस्टर्ड है, जिसके प्रमोटर के खिलाफ सेबी ने निवेशकों को गुमराह करने और शेयर बाजार में हेरफेर के लिए एक आदेश पारित किया था। दूसरा मुंबई में पंजीकृत है। ईडी ने पहले कथित अंदरूनी व्यापार पर उसके द्वारा जुटाई गई खुफिया जानकारी और विश्लेषण को अडानी समूह के संबंध में नियामक विफलता की जांच के लिए मार्च में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के सामने प्रस्तुत किया था। वास्तव में 6 मई को सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई अपनी अंतिम 173 पेज की रिपोर्ट में विशेषज्ञ समिति ने कहा था कि ईडी ने विशिष्ट पार्टियों द्वारा संभावित रूप से उल्लंघनकारी बिक्री पाई थी। इससे ठोस अस्थिरता के विश्वसनीय आरोप लग सकते हैं। भारतीय बाजारों और सेबी को पृष्ठभूमि कानूनों के तहत ऐसी कार्रवाइयों की जांच करनी चाहिए। पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने नवीनतम प्रस्तुतिकरण में सेबी ने कहा था कि 22 जांच रिपोर्ट अंतिम थी और 2 अंतरिम थी, जहां एक सेबी के मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स के उल्लंघन से संबंधित है, वहीं दूसरा अडानी समूह की कंपनियों में ट्रेंडिंग पैटर्न या कुछ संस्थाओं की शॉर्ट पोजीशन की जांच से संबंधित है। सेबी ने यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी होने के समय यह असामान्य थे,
जांच की समय अवधि 18 से 31 जनवरी दी गई थी, जिसमें रेगुलेटर ने कहा था कि वह सक्रिय रूप से बाहरी एजेंसियों और संस्थाओं से जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। ईडी का निष्कर्ष, जिसे पहले विशेषज्ञ समिति के साथ साझा किया गया था और अब सेबी के साथ साझा किया गया है। आपको बता दें कि अडानी पर हो रही सभी जांचों से एक चीज स्पष्ट होती है कि हमें हमारे बाजारों को रेगुलेट करने के लिए सख्त कानूनों की आवश्यकता है। जैसे ही हम इन चीजों की गहराइयों में जाते हैं तो हमें OCCRP और विपक्ष की भूमिका साफ होती नजर आती है। निवेशकों और जनता को अब ऐसी और रिपोर्ट्स की आवश्यकता है जिससे उन्हें बाजार की एक साफ छवि दिखाई दे सके और वो इस तरीके के आरोपों से दूर रह सके। अडानी ग्रुप पर निरंतर हो रही हर जांच के बाद विपक्ष की भूमिका पर भी लगातार सवाल उठते जा रहे हैं। आपको बता दें, जिस अडानी ग्रुप पर आज इतने आरोप लग रहे हैं, वही अडानी ग्रुप लोगों की मदद और समाज में सुधार लाने के लिए हमेशा एक कदम आगे रहता है। अडानी ग्रुप पर पिछले बार भी कई आरोप लगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। अब अडानी ग्रुप पर द इंडियन एक्सप्रेस के जो बयान आए हैं वो सभी तथ्य हमने आपके सामने रख दिए हैं। अडानी ग्रुप एक वो ग्रुप है जिस पर सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनके दूसरे पहलू को छुपाया जा रहा है। कभी भी अडानी ग्रुप किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटा है, भले ही कोई गांव हो या फिर शिक्षा व्यवस्था या फिर किसी एम्प्लॉयमेंट को लेकर चर्चा हो। अडानी ग्रुप ने हमेशा अपने आप को उन चर्चाओं में सर्वप्रथम रखा है और हमेशा अडानी ग्रुप ने उसके लिए अपने आप को प्रेजेंट रखने की कोशिश की है। कभी शिक्षा व्यवस्था को लेकर उनके द्वारा मदद की गई है, तो कभी जरूरतमंद या एनजीओ को बड़े और मोटे फंड्स देने की अडानी ग्रुप के द्वारा कोशिश की गई है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।